दोस्तों, प्रशांत किशोर वो नाम जिसके दादा कभी बिहार में बैलगाड़ी चलाकर मजदूरी किया करते थे और आज वही प्रशांत किशोर वही पी के बिहार के गांव में गलियों में जाकर पसीना बहाकर वहां के हालात को समझ रहा है और मुख्यमंत्री बनने की जिद ठान लिया है। दोस्तों, आज प्रशांत किशोर के बारे में आपको पूरी जानकारी बचपन से लेकर अभी तक देंगे। आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो मोदी के इतने करीब आए और फिर इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं, लेकिन आपको शायद यह पता होगा कि उनके सोशल मीडिया फ्रेंडली होने का कारण प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर ने ही मोदी को फेसबुक चलाना सिखाया था। दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कहां कहां पर क्या क्या करने वाले हैं प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीत जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। यह भी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि पूरे भारत में अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री बनाने वाला एक शख्स आज वो बिहार की तरफ रुख क्यों किया हुआ है, आखिर उसको बिहार में ऐसी क्या कमियां नजर आई। आज ये सारी चीजें, ये सारे संदर्भ जो है इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और प्रशांत किशोर की जिंदगी में गोता लगाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको समझा दिए चलते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार 10 सालों में अगर वो जीतते हैं तो 10 सालों में 10 अग्रणी प्रदेशों में शामिल होगा। प्रशांत किशोर दोस्तों ये मानते हैं कि बिहार जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पे फैक्ट्रियां नहीं है, वहां पर बाढ़ के कारण जो है बहुत अधिक लोग प्रभावित होते हैं और अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इनका यह उद्देश्य है कि 10 सालों में 10 अग्रणी प्रदेशों में बिहार शामिल होगा। ये वो कह रहे हैं। वो उनका कहना यह है दोस्तों कि बिहार में पलायन साल भर के अंदर बंद कर देंगे। ये प्रशांत किशोर जो है वो खुले मंच से सब नेताओं को चोर और भ्रष्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 साल के अंदर जो है वो जो मजदूर बिहार से अन्य राज्यों में कमाने जाते हैं उनके पलायन को बंद कर दूंगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बिहार के भविष्य, जो बिहार का भविष्य है, जो बच्चे हैं, ये सभी लोगों का भविष्य जो है वो बिहार के संभ्रांत वोटरों के पास है, उनके हाथों में है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि बिहार के जनता के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूं। अभी तक वो राजनेताओं के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे, पार्टियों के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे और इसीलिए उनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। इसीलिए वो पटकथा जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के लिए लिखा और उनको जीत दिलाई और उनका विनिंग परसेंटेज रेशियो बहुत हाई है, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अब बिहार की जनता के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूं। बिहार के युवाओं और जनता के लिए आप काम करेंगे, नेताओं के लिए काम नहीं करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो 15 साल के कम उम्र के बच्चों को उच्चतम शिक्षा देंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे और जिस तरीके से स्कूल जो हर गांव में बनाने की बात होती है ना, वो स्कूल के फेवर में नहीं है। वो कहते हैं कि प्रखंड में, हर एक प्रखंड में, बिहार में प्रखंड होता है, हर एक प्रखंड में कम से कम 2 ऐसा स्कूल बनाएंगे, ऐसा विद्यालय बनाएंगे जो विश्व स्तरीय सुविधा से लैस हो। तो ये कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो आपको समझाना जरूरी था ताकि आप ये समझ सकें कि आखिर बिहार की तरफ प्रशांत किशोर रुख क्यों किए हुए हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगर प्रशांत किशोर ना होते तो राजनीतिक पार्टियां और कई राजनीतिक पार्टियां और नेताओं का क्या होता। दोस्तों, अगर प्रशांत किशोर ना होते तो हो सकता था कि 2014 में शायद नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती। अगर प्रशांत किशोर ना होते दोस्तों तो हो सकता था कि पंजाब में 2017 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो वहां के मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर प्रशांत किशोर नहीं होते दोस्तों तो बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार नहीं बनती और जो नारा आप सुनते हैं ना कि बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, सुशासन बाबू, ये सारे टैग ना नीतीश कुमार शायद कभी पाते ही नहीं दोस्तों। इसके साथ ही अगर प्रशांत किशोर नहीं होते 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की कांग्रेस के लिए जगन मोहन रेड्डी की मुख्यमंत्री नहीं बनते, उनकी सरकार नहीं बनती, वाईएसआर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। 2020 में दिल्ली चुनाव में लगे रहो केजरीवाल जैसे नारों से केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का काम जो है वो प्रशांत किशोर ने किया। दोस्तों, 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके के लिए रणनीति बनाई और एमके स्टालिन जो है उनकी फिर से सत्ता आई। दोस्तों, 2021 में पश्चिम बंगाल में ही ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाई और बंगाल की बेटी खेला होवे जैसे जो नारे आप सुनते हैं वो प्रशांत किशोर की ही देन थी। दोस्तों,
ये तमाम आपको सफलताएं मैं अभी तक गिना रहा था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हर लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ असफलताएं होती हैं, और वही एक्सेप्शन है कि 2017 में जब कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा का स्ट्रेटजी जो है वो प्रशांत किशोर बना रहे थे, तो वहां पे फेल हो गए। दोस्तों कुछ 14 पॉइंट जो है वो कांग्रेस को इन्होंने सजेस्ट किया था, वो तमाम 14 पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना था कि उसमें से महज 3 से 4 पॉइंट ऐसे थे जो कांग्रेस ने फॉलो किया, और इसी वजह से 2017 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें मिली थी दोस्तों। और यही एक ऐसा फेलियर है जो कह सकते हैं कि इनके विनिंग रेशियो में, प्रशांत किशोर के विनिंग रेशियो में कहीं ना कहीं दाग है, धब्बा है। अब आपको दोस्तों लिए चलते हैं इनके जीवन के बारे में, इनके जो पूरी बायोग्राफी है उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों 1977 में बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ, और पिता जो है वो श्रीकांत पांडे थे, डॉक्टर थे सरकारी। इनके दादा जो है वो बैलगाड़ी चलाते थे। एक संबोधन के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद इस बात को कबूला है कि उनके जो दादा थे वो बैलगाड़ी चलाया करते थे, मजदूरी किया करते थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इनके पिता हैं श्रीकांत पांडे, अब है नहीं, थे, वो प्योर कांग्रेसी थे। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने एक बात कबूला है कि इनके जो पिता थे वो, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा मेल खाया करती थी, और वो हमेशा से कांग्रेस को ही वोट दिया करते थे। तो इनकी जो आइडियोलॉजी श्रीकांत पांडे जी की थी, इनके पिता की, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस से मेल खाया करती थी। माँ जो वो एक हाउसवाइफ थी, और माँ का नाम सुशीला पांडे था। प्रशांत किशोर के सबसे करीब अगर कहें तो उनकी माँ थी, क्योंकि माँ जो है उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया करती थी, और जो भी काम ये करते थे, हालांकि पढ़ाई में इनका बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था, और इसीलिए जो आगे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 12 के बाद, मतलब 12th के बाद ये 3 साल का गैप लेते हैं। आप सोचिए 3 साल ड्रॉप आउट, ग्रेजुएशन में जाते हैं, फिर 2 साल ड्रॉप आउट, यहां तक कि पिताजी इनके वो धरने पर बैठ गए थे कि मतलब नाराज हो गए थे प्रशांत किशोर से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये तमाम चीजें जैसे एक साधारण परिवार में सारी चीजें चलती हैं उसी तरीके से चल रही है। इनका जो जीवन था शुरू का वो भी बहुत साधारण था। सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, कॉलेज से पढ़ाई की, बहुत साधारण जीवन बीता, लेकिन एक जगह पे नहीं बीता। और इसीलिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही कि मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं ये साझा कर सकूं कि ये मेरे बचपन का फ्रेंड है, जिसके साथ मैंने स्कूल में ये ऐसे ऐसे किया। जो हर लाइफ में, सबके लाइफ में इस तरीके की चीजें होती हैं। कोई बहुत क्लोज मित्र होता है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जिसके साथ होती है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई इनका फ्रेंड नहीं है जिनके साथ ये सारी चीजों को साझा कर सकते, क्योंकि इनके पिता जो है वो सरकारी डॉक्टर थे, तो बार बार जो है उनका ट्रांसफर जो है साल 2 साल में हो जाया करता था। इसी वजह से एक जगह इनकी पढ़ाई जो है वो नहीं हुई। पत्नी जो है, जिनका नाम जानवी दास था, असम की जानवी दास है, असम की गुवाहाटी की रहने वाली हैं, और पेशे से एक चिकित्सक हैं। दोस्तों दिल्ली के हिंदू कॉलेज से जब ये ग्रेजुएशन किए, उसके बाद 2 साल जब गैप किए, उसके बाद पिताजी फिर इनको डांटना शुरू किए, क्योंकि 12 के बाद, 12th के बाद ये 3 साल का गैप ऑलरेडी कर चुके थे, तो पिताजी फिर से डांटना शुरू किए। तो फिर इनके माइंड में एक बार बात आई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालांकि इनका मैथ जो है वो बहुत सॉलिड था, और मैथ सॉलिड इसलिए था क्योंकि आज जो सारी गोटियां इनकी फिट बैठती हैं राजनीतिक पार्टियों के रणनीति बनाने के तौर पर, वो इसी वजह से क्योंकि मैथ्स इनके बहुत अच्छे थे। इसके साथ ही दोस्तों बिहार में जब ये सोचे कि अब काम कुछ करना है, तो बिहार में संयुक्त राष्ट्र के लिए इन्होंने काम किया। दोस्तों 1990 के अंत में बिहार में पोलियो के लिए प्रोग्राम चल रहा था, और इसी दौरान राबड़ी देवी वहां की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और वॉलंटियर की जरूरत थी वहां पे। तो राबड़ी देवी से ये मिलते हैं, उसके बाद ये यूएन के लिए काम करते हैं, और बिहार में बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया। और उसके बाद बिहार में जब ये अच्छा काम किए, तो उसके बाद इंडिया हाउस से इनके पास फोन आया, और इंडिया हाउस में तकरीबन 2 साल तक इन्होंने काम किया। फिर यूएन में पब्लिक हेल्थ में इन्होंने काफी साल तक काम किया, और उसके बाद वहां से वो अफ्रीका चले गए। मतलब कुल मिला जुला के तकरीबन 8 से 9 साल इन्होंने काम किया था, और अफ्रीका के चाड शहर में ये 4 वर्षों तक वहां पे काम किए। और वहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी इनको कॉल पे बुला लिए। ऐसा क्या लिखे थे, ऐसा क्या किए थे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के किस्से बड़े रोचक है दोस्तों। अफ्रीका में जब ये काम कर रहे थे दोस्तों, तो उस दौरान जो चूंकि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में ये काम कर रहे थे, तो उस दौरान इनका एक काम और था, कुपोषण पर रिसर्च करना। तो तमाम जगहों पर ये रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान भारत के 4 समृद्ध राज्यों के बारे में इन्होंने रिसर्च किया, जिसमें हरियाणा था, गुजरात था, महाराष्ट्र था, कर्नाटक था। ये 4 कुपोषण
को लेकर इन्होंने रिसर्च किया और ये रिसर्च पेपर इन्होंने लिखा। जब रिसर्च पेपर जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ लगा या फिर नरेंद्र मोदी ने उस चीज को पढ़ा तो बहुत वो जो है आकर्षित हुए। इस वजह से नहीं कि इन्होंने बहुत निगेटिव लिख लिया था, क्योंकि गुजरात जो है वो इन चारों के कंपैरिजन में सबसे नीचे था। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को इनका जो वो रिसर्च पेपर वाला लेख था वो बहुत ज्यादा पसंद आया और इनके पास उन्होंने फोन किया। दोस्तों गुजरात शामिल था इसमें, इसी वजह से उनके मतलब मोदी कार्यालय से इनके पास फोन आया था मुलाकात के लिए। वो फोन करते हैं मोदी और ये डायरेक्ट ये बात बोलते हैं कि मोदी जी अगर आपके साथ डायरेक्ट काम करना है तो फिर आपके लिए काम करूंगा, अगर बीच में बिचौलिया कोई बनेगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये फैसला बहुत बड़ा था इनके लिए, क्योंकि वो अमेरिका में सेट थे, एक अच्छा जॉब था, वहां से फिर यहाँ पे आना और फिर यहाँ पे भविष्य कैसा होगा, ये सारी चीजों को तय करने में समय लगा। और एक साल बाद जब वो वापस आए, प्रधानमंत्री से 2011 में प्रशांत किशोर सबसे पहली बार मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है। जब आते हैं उसके बाद नरेंद्र मोदी के साथ वो काम शुरू करते हैं। दोस्तों 2011 में चेन्नई में एक तुगलक पत्रिका के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर जो है उनको एक ऐसी जिम्मेदारी मिलती है जो नरेंद्र मोदी के करीब उनको सबसे ज्यादा करती है। दोस्तों मोदी के लिए इनको स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिलता है और यही स्क्रिप्ट जो है मोदी को इतना भा जाती है कि उसके बाद जो स्क्रिप्ट की टीम होती है, नरेंद्र मोदी की टीम थी, उसी का ये हिस्सा बन जाते हैं उसके बाद और लगातार उसके विषय में काम करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया से दोस्तों उस समय 2012 के आसपास जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 11 के आसपास गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस दौरान अनुभूत थे पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी। तो प्रशांत किशोर ने उनको बताया फेसबुक उपयोग करने का तरीका और फेसबुक से कैसे लोगों से इंगेज हो सकते हैं और कैसे लोगों तक, एक एक व्यक्तियों तक पहुंचा जा सकता है, वो खुद प्रशांत किशोर ने मोदी को बताया था। और आज आप तो देख ही सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना जो है फोटोजेनिक आदमी है, कितना सोशल मीडिया पर वो जो है एक्टिव रहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो दिखती हैं। 2012 में मोदी के लिए कैंपेनिंग की और 2012 में विधानसभा चुनाव में गुजरात में मोदी को जीत दिलाई। 2013 में दोस्तों प्रशांत किशोर और उनके साथियों ने कैग CAG, जिसका मतलब है सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, ये इन्होंने स्थापना की, जिसमें बहुत सारे वॉलंटियर काम कर रहे थे, युवा काम कर रहे थे, बुद्धिमत्ता वाले युवा काम कर रहे थे। एक ऐसी टीम थी जो 2014 में मोदी को जिताने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के साथ जुड़कर काम करना शुरू किया। दोस्तों आगे की बात जो मैं बताऊंगा कि इनका खटास कैसे पैदा हुआ मोदी और प्रशांत किशोर के बीच, वो भी बहुत दिलचस्प है। दोस्तों ये कैग की स्थापना हुई, उसके बाद लोगों ने काम करना शुरू किया। बाद में इसे आईपैक नाम रखा गया इसका, जिसका मतलब है अभी इसी आईपैक के थ्रू सारे काम जो है प्रशांत किशोर के वो करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी इसका नाम है। मोदी के नजदीक होते चले गए दोस्तों। इसके बाद जब धीरे धीरे प्लान बना और जिस तरीके से मोदी के लिए ये काम करते गए और रिजल्ट जो है वो मोदी को शानदार मिलता गया, उसके बाद प्रशांत किशोर मोदी के बहुत ज्यादा करीब होते गए दोस्तों। लेकिन जब करीबी बढ़ती है तो दूरियां जो है बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिससे दूरियां बढ़ना जो है वो लाजमी हो जाता है। और ये दूरियां क्यों बढ़ी दोस्तों, बहुत सारे रिपोर्ट्स में आप इस बात को देखेंगे कि जब प्रशांत किशोर मोदी के साथ जुड़कर काम कर रहे थे तो इससे जो है भारतीय जनता पार्टी में असहजता फैल गई थी, क्योंकि 2014 के आसपास जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे अमित शाह। और अमित शाह, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि अमित शाह जो है इस वजह से काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे और साथ में प्रशांत किशोर अमित शाह को लेकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। इसी वजह से दूरियां जो है बढ़ना शुरू हुई। लेकिन प्रशांत किशोर ऑन कैमरा इस पूरी चीज को दूसरे सिरे से खारिज करते हैं और दूसरी जगह पर मोड़ते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मार्च 2015 में प्रशांत किशोर मोदी से अलग हुए। 2015 में जेडीयू के पास वो चले गए और पार्टी के लिए, जेडीयू के लिए काम करना शुरू किया, बिहार में चले गए। मोदी से अलग होने का कारण जो प्रशांत किशोर बताते हैं वो ये है लेटरल एंट्री को लेकर मतभेद था। ये क्या है मैं आपको जरा बता देता हूं। लेटरल एंट्री मतलब बाहरी विशेषज्ञों को सरकारी पदों पर नियुक्ति करना। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यूपीएससी क्रैक करके कोई आईएएस बनता है तो जरूरी नहीं कि वो जो है किसी फील्ड में बहुत ज्यादा महारत हासिल किया हो, या फिर अगर ब्रिज बनवाना है, ओवर ब्रिज बनवाना है, उसके लिए वो प्रॉपर सटीक आदमी हो। तो प्रशांत किशोर का ऐसा मानना था कि अगर जो एक ऐसी निजी संस्था, एक ऐसी संस्था जो सरकार के संबद्ध काम करे, पीएमओ के लिए काम करे, लेकिन ऐसे बाहरी विशेषज्ञों को सरकारी पदों पर नियुक्ति करनी चाहिए ताकि जो है काम जो है वो बेहतर हो सके।
पहले मोदी एग्री थे इन सारी चीजों पर, लेकिन बाद में जब पीएम बन गए बहुत सारी चीजें उनकी प्राथमिकता बन गई, उसके बाद इस चीज से नकार गए। उसके बाद दोस्तों होता यह है कि 2018 में भारत में लेटरल एंट्री की अवधारणा को मोदी फिर से लेके आते हैं 3 साल के लिए। हालांकि उसको बढ़ाने का प्रावधान भी चल रहा है, 5 साल के लिए किए जाने की बातें भी चल रही हैं दोस्तों। तो संयुक्त सचिव और इसके साथ ही निदेशक के पद पर इसको लेकर जो है लेटरल एंट्री की जा रही है। तो ये सारी चीजें अभी इस समय चल रही हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो प्रशांत किशोर ये बताते हैं वो लेटरल एंट्री का था, जिसकी वजह से मोदी और प्रशांत किशोर में मतभेद हुआ। दोस्तों अब ये बताते हैं दोस्तों, आज से 11 महीने पहले अगस्त 2024 में प्रशांत किशोर खुले मंच से अपनी पत्नी जानवी दास, डॉक्टर जानवी दास को इंट्रोड्यूस करवाए थे। पटना में एक महिला कार्यक्रम था जन स्वराज पार्टी का, और उस महिला सम्मेलन के दौरान अपनी पत्नी का पूरे भरे सभा में इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया था। और वो पत्नी उनकी क्या करती हैं, उनके कितने बच्चे हैं, ये भी जरा समझ लेते हैं दोस्तों। असम की ये इनकी पत्नी है, गुवाहाटी की रहने वाली है, और ये पेशे से जो है एक डॉक्टर है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार नहीं थे। जब वो यूएन के हेल्थ प्रोग्राम में काम कर रहे थे तो पहली बार जानवी से उनकी मुलाकात हुई। दोस्तों आपको शायद इसके पहले ना पता हो कि जो प्रशांत किशोर हैं और जानवी हैं, ये दोनों जो है वो लव मैरिज किए हुए हैं। मतलब पहले दोस्ती हुई, प्यार हुआ, उसके बाद जो है दोनों ने शादी की। पहले इनकी पहली मुलाकात वही हुई थी, दोस्ती शुरू हुई, धीरे धीरे प्यार में दोनों बदल गया। दोनों का जो दोस्ती था उसके कुछ समय बाद दोनों ने सहमति जताई और उसके बाद शादी की। आज उनका एक बेटा भी है दोस्तों। और 25 अगस्त 2024 को पटना में अपनी पत्नी को सार्वजनिक तौर पे उन्होंने परिचय करवाया था, और उन्होंने कहा था कि आज प्रशांत किशोर जो भी हैं, जो भी कुछ कर पा रहे हैं, चाहे बिहार के लिए चाहे देश के लिए, वो पूरी चीजें जो है वो उनकी पत्नी के ऊपर डिपेंड थी। क्योंकि पत्नी जो है वो घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही है, इसी वजह से वो बिहार में जो पदयात्रा थी वो कंप्लीट कर पाए। आज जो जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं चुनाव का, वो कर पा रहे हैं। दोस्तों ये भी एक तरीके से कह सकते हैं, आपको आने वाले समय में हो सकता है कि प्रशांत किशोर की वाइफ जो है वो भी पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकें। जैसे कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है जब आपदा पड़ी तो वो एंट्री की, उसके साथ ही शिबू सोरेन की पत्नी जब आपदा पड़ा तो वो कहीं ना कहीं एंट्री की। तो हो सकता है, हालांकि आपदा में नहीं, बहुत कैजुअल तरीके से इन्होंने सारे लोगों के सामने अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये हो सकता है कि आने वाले समय में जो है इनकी पत्नी वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एंट्री करते हुए दिखाई दी। वैसे ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी? जिस तरीके से प्रशांत किशोर के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी वो कैसी लगी? क्या ये सारे तथ्य आप जान रहे थे इनके बारे में? अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तब भी कमेंट में बताइएगा। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।